मेरे हिंदी के सर थे शुक्ला सर। शुक्ला सर कहते थे कि आना महत्वपूर्ण नहीं है, आप कितना इन हाथों से लिख पाते हो और जो उत्तर पुस्तिका का जो मूल्यांकन कर रहा है, जो चेक कर रहा है, उसको आप कितना संतुष्ट कर पाते हो, ये महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, लोक सेवा आयोग हो या अन्य कोई परीक्षा हो जहाँ पर कुछ लिखने की बात आती है, तो वहाँ पे जब प्रतियोगी छात्र विफल हो जाते हैं तो वो कहते हैं नहीं, हमारी जो कॉपी है सही तरीके से चेक नहीं की गई। तो मैं एक चेक लिस्ट दे रहा हूँ कि जब परीक्षक मूल्यांकन करता है तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले ज़रूरी है, देखो, वर्तनी जो है वो अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, है ना। आप चाहे विषय के लिए लिख रहे हो, चाहे सामान्य अध्ययन के लिए लिख रहे हो, आप वर्ल्ड बैंक लिख रहे हो, उसको वर्ल्ड बैंक लिख दिया तो सीधी सी बात है, उसका बहुत ज़्यादा घातक, और एक दो बार चल जाएगा, चार बार चल जाए, यही जब वर्तनी की अशुद्धियाँ आप बार बार करोगे, है ना, तो बहुत ज़्यादा नकारात्मक असर उस पर पड़ेगा। इसलिए चाहे वैकल्पिक विषय की बात हो, चाहे सामान्य अध्ययन की बात हो, चाहे निबंध की बात हो, वर्तनी की अशुद्धि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी, जो आप लिख रहे हो वो बहुत साफ सुंदर अक्षरों के अंदर होना चाहिए। अगर आपकी हस्तलेखनी थोड़ी सी गंदी है तो उसको और सुधारो। दोस्तों, मैं जब मुख्य परीक्षा में बैठता था तो मुझे बहुत नॉलेज था, चीज़ें बहुत आती थी, लेकिन मेरी राइटिंग इतनी गंदी है कि आप सोच नहीं सकते। तो मुझे उसकी बहुत हर बार कीमत चुकानी पड़ी और अंत तक मैंने कीमत चुकाई। इसलिए अगर हो सके तो आप अपनी हस्तलेखनी जो है वो सुधार लो। दोस्तों, एक आदमी बहुत सुंदर है ना, लेकिन थोड़ा सा एकाक्ष है, यानी काना हो जाए, तो आप पे थोड़ा सा आपके ऊपर फर्क पड़ेगा ना उसके व्यक्तित्व के अंदर। ये तो आप मानते हो ना। जैसे एक आदमी है, बहुत सुंदर है, उसके दांत बाहर निकल आए तो व्यक्तित्व के अंदर एक छोटी सी कमी हो जाती है, बिल्कुल, है ना। वो बहुत सुंदर होते हुए भी सुंदर नहीं कहला पाता। तो वैसी बात है, आप कितने ही विद्वान हो, आपको कितना ही आ रहा हो, अगर आपकी जो हस्तलेखनी है वो पठनीय नहीं है या बहुत ही गंदी है, तो उस पर मनोवैज्ञानिक रूप से उसका असर देखो थोड़ा बहुत तो पड़ता ही है। इसलिए जितना हो सके मेरी सलाह है कि आपकी हस्तलेखनी अगर सुंदर नहीं है तो आप उसको सुधारो। दूसरी बात। तीसरी बात है कि दोस्तों, कि जो आप वाक्य, बड़े बड़े वाक्य प्रयोग करते हो, उनकी जगह छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करो। बड़े बड़े वाक्यों का प्रयोग कैसे? जैसे कि आप लिखते हो कि साहब, विश्व बैंक की स्थापना 1945 के अंदर की गई थी, विश्व बैंक की स्थापना ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत में की गई थी, विश्व बैंक के अंदर वर्तमान में इतने सदस्य है, विश्व बैंक का ऑफिसियर, विश्व बैंक सदस्य देशों को ऋण देता है, ये ऋण बहुत लंबे समय के लिए देता है। तो सीधी सी बात, 1945 में ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत में वाशिंगटन में स्थापित एक वैश्विक संस्थान जिसका कार्य सदस्य राष्ट्रों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाना है। तो ये छोटे छोटे वाक्य होते हैं, है ना। मतलब कोई भी, जैसे मान लो आपसे भारतीय संविधान की विशेषता ही पूछ ली, आप ये कहते हो कि भारत का संविधान लिखित है, भारत का संविधान कठोर और लचीलेपन का समन्वय है, भारत के संविधान में संघवाद है, भारत के संविधान में ये है। मतलब भाषा के अंदर ऐसा छोटे छोटे वाक्य प्रयोग करते हैं। ये कब होगा? जब घर से आप लिख करके भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, परिपक्व, कोमा लिखित, कोमा सूची विभाजन और संघवाद की और की विशेषताओं से अभिप्रेत संसदीय प्रणाली जिसका प्राण है, इस तरीके से भाषा को प्रवाह रखते हुए आप अपने उत्तर लिखो। छोटे छोटे जो वाक्य है वो प्रयोग करो। इसके अलावा एक शब्द का, यानी वन वर्ड जो है, उनका प्रयोग करो। दोस्तों, कैसे? जिसमें आपको छोटे उदाहरण, जैसे आप कहते हो कि प्राचीन काल में भी ये था, मध्य काल में भी था, आधुनिक काल में भी ये समस्या रही है। तो इसका मतलब हो गया हर युग, एक शब्द हो गया हर युग में, हर युग की समस्या रही है, ठीक है। इसी तरीके से आप कहते हो कि भारत में भी ये प्रॉब्लम है, जापान में भी ये प्रॉब्लम है, इंडोनेशिया में भी ये प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब सार्वभौमिक समस्या सब जगह है। इसके अलावा कहते हो ना भारत इससे अछूता है, ना अमेरिका इससे अछूता है, ना जापान इससे अछूता है, ना जर्मनी इससे अछूती है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये देश काल की सीमाओं से परे तथ्य है या समस्या है ना। तो ऐसे जो वन वर्ड जो है ना, जैसे मैंने पहले भी एक दिन बताया था, जैसे आप ये कहते हो कि साहब राम के पास पैसे नहीं हैं, राम बहुत गरीब है, राम के पास ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है, बड़ी मुश्किल से उसका गुजारा हो पाता। तो एक शब्द में राम जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित है। तो एक शब्द जो है ना, एक शब्द का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, या छोटे छोटे वाक्यों के अंदर आप यूँ सोच लीजिए कि आप उत्तर परीक्षा में लिख रहे हो, ठीक है। जब पहले हम
अंतर्राष्ट्रीय कॉल हुआ करती थी, ISD कॉल हुआ करती थी, बहुत ही महंगा फ़ोन होता था। तो हम लोग किसी से बाहर बात करते थे, विदेश बात करते थे, तो इतनी जल्दी बात खत्म कर दे, सारी की सारी टू द पॉइंट की बातें कह देते। तो आप ये समझ लो कि मुख्य परीक्षा में आप एग्जाम में बैठ रहे हो और उत्तर लिख रहे हो ना, तो अंतर्राष्ट्रीय कॉल का चार्ज लग रहा है, फालतू का एक भी शब्द लिखा ना बिल्कुल, तो अंतर्राष्ट्रीय दर लागू हो जाएगी। इसलिए बहुत संक्षेप के अंदर अपनी जो बात कहने की कला है वो सीखो। इसके अलावा क्या होना चाहिए दोस्तों, बातों के अंदर पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। पुनरावृत्ति कैसे, जैसे आपने एक बार कह दी वो की वो बात चौथे नंबर पे कह दी। जैसे भारतीय लोकतंत्र की उपलब्धियां बता रहे हो, तो पहले आपने राजनीतिक उपलब्धियां बताई, फिर आर्थिक उपलब्धियां बताई, फिर राजनीतिक में आर्थिक को मिक्स कर दिया, आर्थिक उपलब्धियां बता रहे हो, फिर नए कानूनों की चर्चा कर रहे हो, कानून के अंदर फिर आर्थिक पक्ष दे दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब एक पॉइंट है उस पॉइंट पे खत्म कर दिया, बात खत्म। पिष्ट पेषण दोष कहते हैं, कई हुई बात को बार बार कहते हो। कुछ लोग तकिया कलाम शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ, मैं कहता हूँ ठीक है ना, ये बार बार जब ठीक है ना बोलता हूँ ना, तो एक बार बोल दिया कोई बात नहीं, बार बार बोलूंगा तो आपको भी अटपटा लगेगा और मुझे खुद को तो पता नहीं लगता कि मैं कौन से तकिया कलाम का प्रयोग करता हूँ। तो यही बात मुख्य परीक्षा के अंदर है। कुछ शब्द है जो आप अनावश्यक रूप से लिखते हो, तो अनावश्यक शब्दों से बचो और अनावश्यक वाक्यों से भी बचो। और पिष्ट पेषण जो एक ही कही हुई बात को आप बार बार फोकस मत करो। इसके अलावा दोस्तों, लोक सेवा आयोग के अंदर या SSC या कोई भी एग्जाम हो, ये बोर्ड के एग्जाम नहीं है जब आपने कुछ लिख दिया और उसके नंबर मिल जाए। सत्य ज्ञान के आपको बिल्कुल अंक नहीं मिलेंगे। अगर मिलेंगे भी 5 अंक का एक सवाल है, तो आपको जैसे मान लो आधा नंबर दे दिया, आपसे पूछे अर्थशास्त्र क्या है, ठीक है, तो अर्थशास्त्र में आप लिख देते हो कि अर्थशास्त्र है साहब, और ये चाणक्य ने लिखी है, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के अंदर रहते थे और बहुत विद्वान थे, इनकी चाणक्य नीति। ऐसे नहीं, आपको लिखना पड़ेगा जिसमें आपको बताओगे बिल्कुल स्मृतिकार, राजनीतिक चिंतक, अर्थशास्त्र लिखी, अर्थशास्त्र के अंदर इन्होंने धर्म, समाज, राजनीति, सुशासन, इन चीज़ों की बात की, एक ग्रंथ है एक, है ना, और गुड गवर्नेंस की बात की। तो आपके उत्तर के अंदर यूँ लगना चाहिए, अंदाजे बयान कुछ अलग है भाई, ये प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी है जिसने बहुत पढ़ रखा है और इसमें अपनी बात सारगर्भित कहने की कला है। तो सतही ज्ञान की आपको किसी भी एग्जाम के अंदर, चाहे RS हो, चाहे IS हो, चाहे MPPCS, UPPCS, झारखंड, कोई हो, सतही ज्ञान के कोई अंक नहीं है। तो डेप्थ जो है विषय के अंदर गहराई होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए इनमें लिखा भी जाता है कि देयर विल बी नो मार्क्स फॉर द सरफेस नॉलेज, सतही ज्ञान के बिल्कुल अंक नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों क्या है, जैसे कि इंट्रोडक्शन अच्छा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि मान लो कोई मूवी आई है ना, सलमान खान की मूवी, ठीक है, तो ट्रेलर इतना अच्छा था, लोगों ने देख ली, देखने के बाद में भले ही उनको लगी अच्छी नहीं लगी, लेकिन एक ऑडियो रिटेंशन हो गया ना। तो इसी तरीके से बिल्कुल आप कैसा लिख रहे हो, है ना, उसको परीक्षक चेक तो करे, तभी तो वो नंबर देगा ना। तो डायग्राम के माध्यम से, सारणी के माध्यम से, विशेषताओं अलग अलग वेन आईग्राम के माध्यम से, मैपिंग से, जो भी आप कर सकते हो, बिल्कुल जो भी नवाचार आप कर सकते हो, सारणी रूप में, तथ्य रूप के अंदर, कैसे भी, तो वो चीज़ होनी चाहिए ताकि आपका जो परीक्षक है वो आपकी कॉपी को कम से कम चेक तो करे। नहीं तो क्या होता है, परीक्षक के पास में बहुत सारी कॉपियां होती है और अच्छा परीक्षक हो, चेक कर भी ले तो समग्र एक एक शब्द वो नहीं पढ़ सकता। लेकिन जो ही आपने डायग्राम का प्रयोग किया, समझ जाएगा कि ये चीज़ है जो मैं चाह रहा हूँ, वो उसने लिख दी। तो एक सवाल में जब बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं तो फिर उसकी कीमत अच्छे रूप में बाकी सवालों में भी अप्रत्यक्ष रूप से मिलती है। इसलिए विभिन्न नवाचारों का प्रयोग करो, मैप का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है दोस्तों, इंट्रोडक्शन के साथ साथ के अंदर जब आप लिखो ना, तो भूमिका बहुत अच्छी होनी चाहिए किसी भी विषय की। जैसे आप गुड गवर्नेंस के बारे में आपको 1.5 पेज लिखना सपोज करो, तो आप विश्व बैंक द्वारा प्रतिपादित वह अवधारणा जिसके अंदर संवेदनशीलता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व का भाव है, जो विधि के शासन पर आधारित है। अब ये चीज आपने कह दी है ना, तो ये रामबाण औषधि है, ये कोर तत्व है, की पॉइंट है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं जब आप नोट्स बनाओ ना, नोट्स के अंदर भी की पॉइंट शब्द का प्रयोग करते रहो, ठीक है साहब। अब बात करें तथ्यों की, जो जानकारी है ना दोस्तों, तथ्यों की बौछार नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं जो जान रहा हूं सारा का सारा उंडेल दूं। तो कैसे, घर के अंदर आपने देखा होगा आपकी माँ कितनी कुशल गृहिणी है, खाने को कितना क्या देना है, कितना अचार डालना है, कितना सलाद डालना है, कितनी चपाती देनी है, कितनी मिठाई के पीस रखने, कुशल गृहिणी है, पता है उसको क्या देना है और क्या नहीं देना। घर में बहुत सारी चीज़ें हैं, दुनिया भर की चीज़ें हैं, है ना, लेकिन उनको पता है टेस्ट के हिसाब से, रुचि के हिसाब से देना है और सब थोड़ा थोड़ा देना। बिल्कुल
तो यही बात है मुख्य परीक्षा के अंदर है, तथ्यों की बौछार नहीं लगनी चाहिए कि ये लो साहब ये लो, बिल्कुल सारे के सारे मेहनत दे दी आप इकट्ठे कर लो। बिल्कुल कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मैं कहता हूँ ना वाक्य छोटे प्रयोग करो, है ना, और भाषा का के कि मैं को खा जाओ, तो लोग क्या करते हैं सीधा ही दे देते हैं। सीधा कैसे दे देते हैं, जैसे कि विश्व बैंक पे पूछा तो लिख दिया वर्ल्ड बैंक, ठीक है, संवेदनशीलता पारदर्शिता कौटिल्य ने जोर, भाई पूरा का पूरा इसका अर्थ तो होना चाहिए ना, का के कि मैं पर का मतलब है अनावश्यक प्रयोग मत करो, भाषा के अंदर प्रवाह तो जरूरी है ना, तथ्यों की उपचार सीधे डालो मत। बिल्कुल सेंटेंस मेकिंग तो होनी चाहिए ना, छोटे छोटे सेंटेंस मेकिंग के अंदर आपकी बात होनी चाहिए। जैसे मैं एक उदाहरण हर जगह देता हूँ, पूछे कि विज्ञान क्या है ना, तो आपने लिख दिया क्रमबद्धता सुव्यवस्थितता, ऐसे नहीं, विज्ञान किसी विषय का क्रमबद्ध कोमा सुव्यवस्थित कोमा अनुसंधान आधारित कोमा मूल्य निरपेक्ष कोमा प्रयोग पर्यवेक्षण भविष्यवाणी पर आधारित पूर्वानुमान से युक्त अनुभविक विज्ञान है, ज्ञान ही विज्ञान है। तो अब ये जो चीज लिखोगे बिल्कुल तो टीचर को लगेगा हाँ भाई इसने बहुत ही मेहनत की है। तो इसके साथ के अंदर क्या, इस जैसे यही में विज्ञान है, 3 परिभाषा दे देते, विज्ञान क्रमबद्धता है या विज्ञान संक्षिप्तता है, तो ये विज्ञान नहीं हुआ। तो समग्रता सारी की सारी जो चीजें हैं ना आपके उत्तर में समग्रता के अंदर ये चीजें आनी चाहिए। इसी तरीके से मैं आपसे कहूँ कि साहब भारत का संविधान है, भारतीय संविधान की विशेषताएं बताऊं, तो उसमें जैसे मान लो 22-23 विशेषताएं हैं मोटा मोटी, ठीक है। तो उसमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना, एक तो ऐसा नहीं कि जो छठे नंबर पे पॉइंट है उसको पहले नंबर पे लेके आ जाओ, पहले नंबर पॉइंट को छठे नंबर पे लेके आ जाओ, क्रमिकता जरूरी है। ये एक ऐसा नहीं कि आपने शुरुआत की 4 विशेषताओं पे या 5 विशेषताओं पे फोकस कर दी, बाद की विशेषताएं आपने लिखी नहीं, ऐसा नहीं दोस्तों। उत्तर में समग्रता जो चीज़ है वो समग्र पक्षों पे उस पर जोर होना चाहिए। बिल्कुल मुगल साम्राज्य का पतन के कारण पूछे, सपोज करो, एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि औरंगजेब को बहुत ज्यादा जिम्मेदार बता दिया या औरंगजेब को पहले नंबर पे लिख दिया, नहीं, जो पहले नंबर पे है उसको पहले नंबर पे बताओ, है ना, और सारे जो पॉइंट है वो आने चाहिए और जितनी शब्द सीमा है उसके अंदर आने चाहिए। ये मुख्य परीक्षा की विशेषता है। इसके अलावा आपका जो मुख्य परीक्षा का जो उत्तर है उसको आप समसामयिक मुद्दों से जोड़ो दोस्तों। कैसे, जैसे आप करंट की तैयारी करते हैं, है ना, जैसे भूखमरी की बात है तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता है, व्यापार की बात आता है तो WTO की कोई रिपोर्ट हो सकती है, भारत सरकार की कोई रिपोर्ट हो सकती है, भारत सरकार की कोई विदेश व्यापार वाणिज्य निवेश की बात हो सकती है, आर्थिक समीक्षा में कोई बात हो सकती है, बजट में लेकर के उसमें कोई बात हो सकती है, मानव विकास रिपोर्ट के अंदर उसको लेकर के कोई बात हो सकती है ना। तो समसामयिक जो मुद्दे हैं उससे आप जोड़ो। जैसे कि केंद्र राज्य संबंध की बात आई तो नया कोई, जैसे मदन मोहन पुंछी आयोग आए थे उस समय, अगर आप एग्जाम में बैठ रहे होते तो आप बता सकते थे और अभी भी बता सकते कि सब पुंछी आयोग ने ये इस संबंध में सिफारिश दी है। इसके अलावा जैसे कि इथिक्स पूछे लोक सेवाओं में तो आप सेकेंड ARC की जो इथिक्स इन गवर्नेंस, शासन में जो नैतिकता की जो रिपोर्ट है उसके जो कोर पॉइंट है 4-5 बिंदु के अंदर वो लिख सकते हैं, ताकि कुछ भी पूछे नैतिकता से संबंधित संक्षेप के अंदर आप ये कह सकते हो ARC ने ये बात कही। अब इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा बिल्कुल, तो बहुत शॉर्ट के अंदर ARC ने अपनी 4थी रिपोर्ट के अंतर्गत लोक सेवकों और मंत्रियों के लिए आचार संहिता निर्माण की बात कही, बस, ठीक है, संक्षेप में कह दी। 3-4 पॉइंट और आ रहे तो और उसके अंदर ऐड कर दो। तो समसामयिकता का जो बोध है ना, चाहे भूगोल हो, चाहे दर्शन शास्त्र हो, चाहे साइंस हो, कोई भी टॉपिक हो, चाहे सामान्य अध्ययन हो, चाहे निबंध हो, कोई भी हो, मुख्य परीक्षा के अंदर समसामयिक जो दृष्टि है उससे आप चीज़ों को जोड़ो और कैसे न किसी रूप से जुड़ जाएगी दोस्तों। चाहे गांधीवाद उत्तर लिख रहे हो तो वर्तमान में भी गांधी चर्चा में रहती है किसी न किसी कारण से, कोई योजना है तो वो भी चर्चा के अंदर रहती है, सामाजिक इश्यू है तो वो भी चर्चा में रहता है, कोई पुराना कानून है तो नए रेफरेंस के अंदर भी वो कानून चर्चा के अंदर रहता है। चाहे राज्य व्यवस्था हो, चाहे संविधान हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे भूगोल हो, पर्यावरण हो, उनको अपनी डायरी के अंदर नोट कर लीजिए कि ये सवाल पूछा जाएगा पर्यावरण के अंदर तो मैं ये लिखूंगा एक, और ये कोई ज़्यादा नहीं है, 25-30 पॉइंट होंगे, है ना, जो आपको लिखने हैं कि साहब भूगोल के ये लिखना और लोक प्रशासन के अंदर मेरे को ये लाइन लिखनी है। तो इस तरीके से जो बैकग्राउंड है आप घर से तैयार करके जा सकते हैं और इन रिपोर्ट्स का समसामयिकता से जोड़ते हुए आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपके किसी मित्र के लिए जो नए प्रतियोगी छात्र के रूप में तैयारी कर रहा है, कोचिंग या बाहर नहीं जा सकता तैयारी के लिए, उसको ऐसे ही किसी गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप ये वीडियो उसको शेयर करके एक अच्छा काम भी कर सकते हैं।
मस्त रहिए, दिल्ली रहिए, गाजियाबाद रहिए, जहाँ भी रहिए आबाद रहिए। निष्काम कर्म योद्धा की तरह बिना परिणाम की परवाह करे आप अपनी मेहनत करते रहिए। ईश्वर निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा करने वाला है।